every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद में हर परिवार चूड़ी बनाने के धंधे में एंगेज रहता है। चूड़ी बनाने के धंधे में एंगेज रहता है, यानी ज्यादातर वहां चूड़ियों की इंडस्ट्रीज हैं, चूड़ियां बनाने की, कांच की चूड़ियां बनती हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हीं में काम करते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह कॉम्प्लेक्स दुनिया है चूड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्रीज की। ये सेंटर इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का हब है। यहां पर बहुत सारे परिवार कई पीढ़ियों से बहुत ही तेज टेम्परेचर वाली भट्टियों में ग्लास वेल्डिंग का काम करना, चूड़ियां बनाना, उन सारे हिंदुस्तान की सुहागन औरतों के लिए जो पूरे हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में बसती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार उन परिवारों में से है जो चूड़ियां बनाता है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन। अब इन परिवारों में से किसी को भी ये बात पता नहीं है कि कम उम्र के बच्चे जो बालिग नहीं, उन बच्चों के लिए ये काम करना अपराध है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। इतने ज्यादा टेम्परेचर वाली भट्टियां जहां जलती हैं, वहां जो बच्चे हैं, जो बालिग नहीं हैं, जो समझदार अभी नहीं हैं, उनका काम करना गैर कानूनी है, उन्हें नहीं पता। इन डिंजी सेल्स, ऐसी ऐसी कोठरियां जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, हवा नहीं पहुंचती है, लाइट नहीं पहुंचती है, वहां दिन भर काम करना, दैट द लॉ इफ एनफोर्स, अगर कानून का सही तरीके से पालन किया जाए, जो कि हमारे हिंदुस्तान में देखिए कहां होता है, could get him and all those 20,000। अब से पहले तो 10,000 कचरा बीनने वालों की बात की थी, यहां हालत उससे भी बुरी है। और 20,000 बच्चे आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। पूरे दिन स्लॉग, सख्त मेहनत करते हुए उन 20,000 बच्चे जो इतनी तेज टेम्परेचर वाली भट्टियों में दिन भर काम करते हैं, अगर कानून का सही तरीके से पालन किया जाए तो सब के सब बच्चों को वहां से निकालना पड़ेगा। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। इतनी तेज टेम्परेचर की भट्टियां और दिन भर वहां काम करना, आंखों को ठंडक चाहिए होती है, और वहां इतनी तेज टेम्परेचर होता है कि बच्चों की आंखें बहुत जल्दी वो अंधे हो जाते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि मैडम हमारे घर चलिए। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। बड़े अभिमान के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ वो कहता है कि हमारा घर दोबारा से हम बना रहे हैं, रीबिल्ड हम कर रहे हैं। We walk down stinking lane choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state. We walk down, मुकेश और मैं, हम दोनों बदबू आती हुई वो लेन्स में से, चॉक्ड विद गार्बेज, जहां कचरा भरा पड़ा है, वहां से निकलते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हाउल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। टूटी फूटी दीवारों वाले वो घर, वोबली डोर्स, नो विंडोज, ऐसे घर जिनमें खिड़कियां हैं नहीं, दरवाजे टूटे हुए हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, और ऐसे घर जहां बहुत भीड़ है, यानी कि छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे घरों में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं। और सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही नहीं रहे हैं, एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, जहां पर पशु भी साथ उसी घर में रह रहे हैं जहां आदमी रह रहे हैं। इन ए प्राइमल स्टेट, जैसे कि आदि मानव रहता था, उस तरह की स्थिति है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। मुकेश एक ऐसे ही घर के सामने रुकता है
bangs a wobbly iron door with his foot, अपने पैर से दरवाजे को खटखटाता है, एंड pushes it open, पैर से धकेल करके दरवाजा खोल लेता है. We enter a half built shack, और हम एक झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं जो आधी बनी हुई है. इन one part of it thatched with dead grass, आधा हिस्सा सूखी हुई घास से बना हुआ है. A firewood stove which sits a large vessel sizzling spinach leaves, और वहां पर लकड़ी से जलने वाला एक चूल्हा है, और उस चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा पतीला जो उबल रहा है, सिजलिंग, उबाल खा रहा है, जिसमें पालक उबाली जा रही है. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जमीन पर वहां एल्यूमिनियम के बर्तन रखे हुए हैं. आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, कटी हुई सब्जियां उन एल्यूमिनियम के बर्तनों में रखी हुई हैं. ए फ्रेल यंग वुमन, एक कमजोर सी जवान औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे फैमिली के लिए शाम का खाना तैयार कर रही है. थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी आंखें, धुएं से भरी आंखों से वो औरत देखती है. शी स्माइल्स, लेकिन मुस्कुराती है. देखिए कितना बड़ा वाक्य है. इतनी जीवन की एडवर्सिटीज के बावजूद ये लोग मुस्कुराना और खुश रहना नहीं भूलते. इनका जीवन उन महलों से, शायद उन महलों के मुकाबले इनकी आत्मा तो प्रसन्न है, परंतु गरीबी इतनी है कि जीवन बढ़ते हुए प्रतीत नहीं होता. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़ी भाई की पत्नी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में वो बहुत बड़ी नहीं है. शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसने बहू, डॉटर इन लॉ, बहू यानी कि डॉटर इन लॉ का सम्मान प्राप्त कर लिया है छोटी सी उम्र में. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वो पूरे घर के 3 लोगों के ऑलरेडी इंचार्ज है. कौन कौन? एक मुकेश, हर हस्बैंड, दूसरा उस औरत का पति मुकेश, और उनका फादर. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब मुकेश का फादर एंटर करता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, अचानक एक बार तो वो अपना चेहरा दीवार के पीछे छुपा लेती है. ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और फिर घूंघट निकाल लेती है, यानी कि घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है. एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, घर में जब बूढ़े बुजुर्ग आदमी आते हैं तो बहुएं अक्सर अपना चेहरा ढक लेती हैं. ये सम्मान का प्रतीक है, और ऐसी हमारे हिंदुस्तान के खासतौर पर उत्तरी राज्यों में ऐसी प्रथा है. इस कहानी की सेटिंग क्योंकि दिल्ली की है या फिरोजाबाद की है, तो दोनों ही जगह उत्तरी भारत में पड़ती हैं. इन दिस केस द एल्डर मैन इज एन इम्पावरिश्ड बेंगल मेकर, इस केस में जो बुजुर्ग आदमी है वो इम्पावरिश्ड, गरीबी का मारा हुआ बेंगल मेकर है, वो भी चूड़ियां बनाने वाला है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बड़े सालों से सख्त मेहनत करने के बावजूद. फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो टेलर का काम करते थे, देन बैंगल मेकर, फिर बैंगल मेकर का काम करने लगे. ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, इतना भी पैसा स्पेयर नहीं कर पाए कि घर को रेनोवेट करवा सके, घर की मरम्मत करवा सके. टूटा फूटा घर है. सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने बेटों को स्कूल भेज सके, इतना पैसा भी नहीं कमा पाए. किस सिरे का शोषण इन लोगों का होता होगा. बेंगल्स की इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों रुपया कमाती है, वो जो ग्रास रूट पर काम करते हैं उन लोगों का कितना शोषण होता होगा, जरा कल्पना कीजिए. और इसके प्रति सेंसिटाइज करने के लिए ही इस चैप्टर को आपके सिलेबस में लगाया गया है. ऑल ही हैज मैनेज टू डू, इस आदमी ने क्या कर पाया है, इज टीच देम व्हाट ही नोज, अपने बेटों को वही सिखा पाया है जो उसको खुद आता है. द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, खुद इसको क्या आता था, चूड़ियां बनाने की कला जानता था, और अपने बेटों को बस वही सिखा पाया है, नया कुछ भी नहीं. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी भी हैं वैसे फैमिली में हैं,
जो है वो 3 आदमियों की गिनती पहले हुई थी, तो जनगणना में ये दादी की गिनती भी होने वाली है। तो ये तो इसका कर्म है, उसकी किस्मत है। मुकेश की दादी बताती हैं, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, हर ओन हस्बैंड का ऑथर ने, अपने ही पति के बारे में कहती है ये तो इसकी किस्मत है, इसके कर्म हैं। गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। बैंगल्स को पॉलिश करने के लिए जो डस्ट यूज करके बहुत ही बारीक पॉलिश से चूड़ियों के ऊपर जब पॉलिश करते हैं तो उसके कारण ये अंधा हो गया। हम क्या करें जी, इसकी किस्मत ही ऐसी थी। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। भगवान ने जो दिया है क्या उसे बदला जा सकता है? शी इंप्लाइज, दादी का कहने का मतलब है, ग्रैंड मदर का कहने का मतलब है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी का काम भगवान ने हमें दे दिया उससे हम इनकार कैसे कर सकते हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। अब बेंगल मेकर्स भी देखिए एक कास्ट हो गई है हिंदुस्तान में, वर्ण के हिसाब से जातियां बनाई गई। जो व्यक्ति जो करता था, जो पढ़ाता था, वो पंडित हो गया, तो जो काम मैनुअल वर्क करता था वो शूद्र हो गया। तो इस तरह से जातियां बन गई। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाले की जाति में पैदा हुआ। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा बस चूड़ियां देखी। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। देखिए किस तरह का एक कैटालॉगिंग किया है ऑथर ने, किस तरह की एक लिस्ट दी है। हर घर में, हर घर में, हर एक आंगन में, हर एक दूसरे घर में, हर एक दूसरे आंगन में, हर गली में, पूरे फिरोजाबाद में चूड़ियों का ही चूड़ियों का काम है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल ये होता है देखना, ऐसे 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 किसी चीज ऐसे गोलाई में ऐसे ढेर, उसको बोलते हैं स्पाइरल। स्प्रिंग की शेप कह सकते हैं आप, जायर भी बोलते हैं इसको, जायर भी बोलते हैं इसको। तो ये स्प्रिंग्स का ऐसा ढेर, चूड़ियां एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा की। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सन्नी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। सरोजनी नायडू की एक पोइम है जिसमें चूड़ियों के कलर के ऊपर बहुत अच्छे इमेजेस सरोजनी नायडू ने दिए हैं। द बेंगल सेलर्स, हो सके तो कब पढ़ के देखना। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल, सनी गोल्ड, गोल्डन कलर की, ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक, पर्पल, हर रंग की चूड़ियां, बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के 7 रंगों जैसी। लाई इन माउंड्स, पूरे के पूरे चूड़ियों के ढेर। इन अनकेप्ट, इन अनकेम्प्ट यार्ड्स, कभी भी साफ ना किए गए यार्ड्स में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और हैंड कार्ट्स, हाथों से घसीट कर चलाए जाने वाले कार्ट्स के ऊपर, 4 पहियों वाले कार्ट्स के ऊपर ढेर लगे पड़े हैं चूड़ियों के। पुश बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, इस शैंटी कस्बे के गलियों में लोग इस तरह का बिजनेस, इस तरह का काम किया करते हैं। एंड इन डार्क hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles। और उन अंधेरी झोंपड़ियों में जहां पर फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जहां पर तेल से जलने वाले लैंप की ज्वाला के पास लड़के लड़कियां अपने फादर्स और मदर्स के साथ बैठते हैं और क्या काम करते हैं? वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन शीशे की चूड़ियों के कांच को जोड़ते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और उनसे सर्कुलर यानी कि गोल आकृति की चूड़ियां बनाते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, इतने अंधेरे में काम करते हैं कि उनकी आंखें अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट करके देख पाती हैं मुकाबले बाहर के प्रकाश के। That is why they often end up losing their eyesight
बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इसी कारण से वो बहुत जल्दी अपनी आंखों की रोशनी आमतौर पर खो बैठते हैं, आंखों की रोशनी उससे पहले कि वो जवान हो जाएं, यानी जवान होने से पहले ही आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, इतने अंधेरे में काम करते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस। उन चूड़ी बनाने वालों में काम करने वाली एक लड़की, सविता जिसका नाम है, एक छोटी लड़की है और उसने हल्के पीले रंग की, ड्रैप का मतलब होता है डल, डल पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, गुलाबी रंग की, डल गुलाबी रंग की, हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक उम्र दराज औरत के साथ बैठी है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, और वो शीशे के पीसीज को संभाल रही है, उनको आकृति दे रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bandages she helps make. जैसे उसके हाथ मशीन की तरह मूव करते हैं चूड़ियां बनाने में, ऐसे मूव करते हैं, एक सिमिली का यूज करते हुए ऑथर ने कहा है लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन के चिमटे काम करते हैं वैसे उस लड़की के हाथ काम करते हैं। आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, क्या उस लड़की को इन चूड़ियों की पवित्रता का भी कोई ज्ञान है। शी हेल्प्स मेक, वो चूड़ियां जिनको बनाने में वो मदद कर रही है, क्या उनकी पवित्रता का कोई अंदाजा इस लड़की को है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, सुहाग इंडियन भाषा का शब्द है, आप सब लोग जानते हैं। ये भारतीय औरतों के सुहाग का प्रतीक हैं चूड़ियां। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी की पवित्रता का प्रतीक हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील, इसका मीनिंग अचानक उतर आएगा उसके दिमाग में, अचानक उसे समझ आ जाएगा एक दिन जब उसके सिर पर एक लाल रंग का पर्दा पड़ेगा, यानी कि उसे दुल्हन के लिबास में जब लाल कपड़ों में सजाया जाएगा तो इन चूड़ियों का क्या अर्थ है, उनकी पवित्रता का क्या अर्थ है, उस लड़की सविता को समझ में आ जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी। उस दिन उस लड़की को इनकी पवित्रता का अंदाजा हो जाएगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, उस दिन वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, और उस लड़की के पास बैठी उस बूढ़ी औरत की तरह, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले वो बूढ़ी औरत जब दुल्हन बनी थी, ठीक उसी की तरह ये लड़की भी एक दिन दुल्हन बन जाएगी। शी स्टिल हैड बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, इस बूढ़ी औरत की बाजुओं पर आज भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी लगभग गायब हो चुकी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो बूढ़ी औरत क्या बताती है ऑथर को, कि कभी एक बार भी जीवन में तृप्त होकर के पेट भर खाना नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में बताती है जिसमें खुशी तो लुटी हुई है, जहां पर खुशी का कोई एक अंश भी नहीं है। भारत के गरीबों की ऐसी दुर्दशा कि कहीं कोई कचरा बीन रहा है और 1 रुपया एक बार कचरे में मिल गया तो अगला रुपया ढूंढने के लिए जीवन भर वही काम करता रहता है। तो कहीं कोई ऐसा धंधा कर रहा है जो उनको लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बनाए हुए है। और देखिए, ये बिल्कुल हकीकत है भारतीय गरीबों की, कि जीवन में एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। कितनी बड़ी बात है कि उसने अपने जीवन में, पूरे अब तक के जीवन में, एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया है। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, इस जीवन की फसल में से
ये काटा है उस बूढ़ी औरत ने, ये इनाम मिला है उसे जीवन का कि उसने एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया। हर हस्बैंड, बच्चों, जीवन में वक्त रहते काम कर लेना चाहिए, वरना ये गरीबी हर किसी का इंतजार करती है। हर हस्बैंड, उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड, एन ओल्ड वुमन विद फ्लोइंग बियर्ड, एक बूढ़ा आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी, लंबी सफेद दाढ़ी, सेज, उसका हस्बैंड क्या कहता है, आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे और कोई काम नहीं आता, सिर्फ चूड़ियां बनानी आती हैं। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये काम किया है कि अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना दिया है। खाना पीना, पहनना, आगे की तरक्की, बच्चों की शादी, बच्चों का भविष्य, सब कुछ कुछ नहीं, पूरा जीवन भर 60 साल 70 साल पूरा जीवन भर मेहनत की कमाई करने के बाद भी क्या नसीब हुआ, जैसा तैसा छोटा सा एक घर। और बहुत लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। हियरिंग हिम, उसकी आवाज सुनकर, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। यही मैं कह रहा था, बहुत सारे लोगों को तो मेहनत करने के बाद घर भी नसीब नहीं होता। ही हैज रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पर छत तो है। यही संतुष्टि उस बूढ़े आदमी को है, परंतु ऑथर ये बात जानती है कि केवल मात्र छत होना पर्याप्त नहीं है, ये कोई जीवन नहीं है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। उस इलाके के सब घरों में क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, सिर्फ एक चूड़ियां बनाने का बिजनेस चलाए रखना और किसी के लिए भी पैसे ना होना। नॉट इवन इनफ टू ईट, जैसा कि दादी बूढ़ी ने कहा कि जीवन में एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया, ऐसी स्थिति वहां के हर घर की कहानी है। द यंग मैन इको द लमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, आज जो जवान लोग हैं वो वही रोना रोते हैं जो उनके बुजुर्गों ने रोया था। उनके बुजुर्ग भी गरीब थे और आज जो जवान हैं वो भी गरीब हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उनके नसीब में कुछ नहीं बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में वक्त गुजरने के साथ उनका जीवन का कोई हिस्सा नहीं बदला है। years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। इतने सालों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत, ऐसी सुन्न कर देने वाली मेहनत ने उनकी सपने लेने की क्षमता, कोई भी नया काम शुरू करने की क्षमता को जैसे इतने सालों की मेहनत ने मार ही दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? ये शब्द कोई टाइपिंग में गलत हो गए हैं मेरे से, आपस में जुड़ गए हैं। ये शब्द है yourselves, ये yourselves यहाँ तक एक शब्द है, उसके बाद ये in है और into है और उसके बाद a cooperative है। I'm sorry for the mistake. Why not organize yourselves into a cooperative? आप सब लोग मिलकर के कोऑपरेटिव कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने पूछा नौजवान लोगों के एक ग्रुप से, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, एक बहुत ही बुरा विशियस सर्कल। सर्कल क्या है? विशियस सर्कल क्या होता है? गरीबी में, गरीबी से आगे बढ़ो, आगे भी गरीबी और आगे बढ़ो और आगे गरीबी और आगे बढ़ो, वहीं पर ले आती है। इसको बोलते हैं घूम फिर करके वहीं उसी गरीबी पर लौट आना, इसको बोलते हैं विशियस सर्कल। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, हिंदुस्तान में ये मिडिल मैन की प्रथा बहुत है। दुकान खुली मिलेगी, आपको मकान किराए दिला देंगे और किराएदार को कहेंगे आपका मकान किराए चढ़वा देंगे, एक महीना, आधा उससे लेंगे। कोई भी काम दिलाने के लिए तुम्हें काम दिला दूंगा, पैसे लूंगा, इस तरह के मिडिल मैन, ये प्रॉपर्टी डीलर्स
कि आपको प्लॉट दिला देंगे। तो ये मिडल मैन बोलते हैं इनको, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। ये एक विशियस सर्कल है बीच बिचौलियों का, जिन्होंने उनके पिता लोगों को और उनके उससे भी अगली पीढ़ी के पूर्वजों को अपने जाल में फंसाया। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, ये देखिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, महसूस करने वाली बात है, समझने वाली बात है, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। ये पढ़ना मात्र शिक्षा नहीं है, कै खे आना शिक्षा नहीं है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वो लड़कों का ग्रुप क्या कहने लगा, अगर हम इकट्ठा हो भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। हम इकट्ठा होकर के अपना कोई बिजनेस चलाना चाहें तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, बीटन मारेगी, ड्रैग टू जेल घसीट कर जेल में डाल देगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। किस काम के लिए डाल देगी, कि हमने जैसे कोई गैर कानूनी काम किया हो। हिंदुस्तान में इस तरह के डर गरीबों को सताते हैं, और ये झूठ नहीं है कि ऐसा होता है। देसी उन लोगों ने कहा, ये ऑथर ने बिल्कुल हकीकत यहां पर सामने लाई है ऑथर। देयर इज नो लीडर अमंग देम, इन लोगों में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो चीजों को एक दूसरे एंगल से देखता हो, जो ये सोचे हम इकट्ठा मिलकर काम करें तो कामयाब हो सकते हैं और हमें कोई नहीं फंसाएगा। देयर फादर्स आर सो टायर्ड, उनके पिता लोग इतने टायर्ड हैं, एज दे आर। कोई नया काम करना उनके बस की बात नहीं है। नया काम जवानी में, और जिसका बचपन दबा हुआ हो वो जवानी में भी इनोवेटिव आइडिया सोच नहीं सकता। यही है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, वो बस जैसा मैंने कहा ना, स्पाइरल क्या होता है, एक पॉइंट से आप चले स्प्रिंग के फॉर्म में, वहीं 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 घूमते रहे, वहीं जलेबी की तरह वहीं घूमते रहे, ये स्पाइरल होता है ना। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, ये स्पाइरल कह दें आप, इसको जायर कह दें आप। तो ये स्पाइरल या जायर जो है, जायर ZYRE, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। उनकी बात कहां से शुरू होती है, गरीबी से शुरू होती है, अपैथी गरीबी पर ही बढ़ती है आगे, लालच और अन्याय इसके सिवाय उनके पास करने के लिए कोई बात नहीं है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनकी बात को सुनते हुए मुझे दो प्रकार की दुनिया नजर आती है। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। मुझे दो बात नजर आती है। एक बात यह है कि गरीबी के जंजाल में फंसे हुए हैं, बर्डनड बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उनके सिर के ऊपर जाति का धब्बा है, इन विच दे आर बॉर्न, जिस जाति के धब्बे में वो पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए उसी जाति से पहचाने जाएंगे, चाहे काम वो कुछ भी करें। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन। आजादी से पहले ऐसा बहुत कुछ था, आजादी आ गई 1947 में, हम 2026 में भी क्यों ना हो, साहूकार अब भी हैं, मिडल मैन अब भी हैं, गरीब लोगों को लूटने वाले अब भी हैं। देखिए ऑथर ने एक भी एक्सप्लॉयटेशन का अड्डा नहीं छोड़ा है, सबके नाम बताए हैं। और वो कहती हैं कि साहूकार किस तरह से लोगों को जो है मिडल मैन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, साहूकारों का एक जंजाल, मिडल मैन का जंजाल, द पुलिस मैन, जिस तरह से वो कहते हैं कि ये पुलिस वाले हमें पकड़ कर ले जाएंगे, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स, IAS टाइप के ब्यूरोक्रेट लोग, पॉलिटिशियंस, नेता लोग, ये सब मिलकर के साहूकारों की मदद करते हैं। गरीब की बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब लोगों ने मिलकर, इन सब लोगों ने मिलकर लूटा है, इन सब लोगों ने मिलकर लूटा है। एक ऐसी बोरी लाद दी है इस बच्चे पर जिसको वो बच्चा कभी अपने सर से उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, उससे पहले कि वो इस बात से अवेयर हो, जानकार हो कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। एक शब्द होता है एडेप्ट करना, एडेप्ट, और एक शब्द होता है एक्लेमेटाइज।
कोई भी चीज को अपना लेना और फिर उसका आदी हो जाना, ये एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम की कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर हैं, वो इस तरह का थियरी उन्होंने दिया है, समझाया है। आप आगे पढ़ेंगे कभी जीवन में उसको। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। बच्चा बड़ा होता है तो जैसे उसके बाप ने गरीबी को मान लिया था कि ये मेरी परछाई है, मेरे साथ ही रहेगी, वैसे बच्चा भी मान लेता है कि ये गरीबी मेरी परछाई है, मेरे साथ रहेगी। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर इससे कुछ अलग करने की कोई सोचता है तो वही है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो हिम्मत करने वाली बात है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग, हिम्मत करना, उसके परवरिश का हिस्सा नहीं है। उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं है डेयरिंग। क्यों? क्योंकि हिम्मत करने की बात उसे कभी सिखाई ही नहीं गई है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। ऑथर ने मुकेश में एक हिम्मत की किरण देखी है और ऑथर कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने मुकेश में ऐसी चिंगारी देखी। पहले जो साहिब आलम की बात की थी, साहिब आलम में वो चिंगारी नहीं थी, लेकिन मुकेश में एक चिंगारी है। ये प्रोग्रेस है इस कहानी का कि एक में चिंगारी नहीं थी, दूसरे में चिंगारी है जो कभी ना कभी आग बनेगी। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट्स, बार बार वो कहता है। ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न। वो गैराज जाएगा और वहां सीखेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। मैंने उसे बताया कि गैराज तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो क्या कहता, आई विल वॉक। कोई बात नहीं, दूर है, मैं चलकर जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जोर दे करके कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो, कार चलाने का सपना तो देख रहे हो। एक ऑथर ने उसकी कल्पनाओं की सीमा को टटोलने के लिए यह सवाल पूछा है। आगे बढ़ते हैं। ही इज सडनली साइलेंट। बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर डिपिक्शन ऑथर का है कि बच्चा क्या कहता है, ही सडनली साइलेंट। जहाज उड़ाने के नाम पर मुकेश चुप हो जाता है। नो, ही सेज। नहीं, कैमरे के सामने, ऑथर के सामने ये खोखली दुनिया नहीं है, ये हकीकत की दुनिया है। वो बच्चा जानता है जहाज उड़ाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं कार तक पहुंच जाऊं तो बहुत है। उसकी कल्पनाएं असीमित नहीं है, वो हकीकतवादी है, वो सिर्फ आइडियलिस्टिक नहीं है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, फिर से याद दिलाते हुए जमीन की तरफ आंखें गाड़ करके उस बच्चे ने, एम्बेरस फील करते हुए उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं ऐसा सपना नहीं देखता कि मैं जहाज उड़ाऊं। इन हिज स्मॉल मर्मर, कुछ छोटी सी बड़बड़ाहट के साथ, देर इज एन एम्बेरसमेंट, उसके मन में एक एम्बेरसमेंट है, शर्म है, दैट ही हैज नॉट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। वो शर्म अभी पछतावे में नहीं बदली है। जी हां, शर्म, शर्म से पछतावा, पछतावा से परिश्रम, और परिश्रम से कामयाबी, ये स्टेप्स रहते हैं। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो इस बात से संतुष्ट है कि वो कभी कार चलाएगा। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो अपने आप को देखता है, हटलिंग डाउन का मतलब है रेसिंग। वो सोचता है कि मैं कभी ना कभी अपनी गलियों में, इस शहर की गलियों में कार चलाऊंगा। फ्यू, बहुत सुंदर सेंटेंस है इस चैप्टर का आखिरी। ऑथर को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर सेंटेंस चुना है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत जहाज नहीं उड़ते हैं। क्यों? फिरोजाबाद में गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके बहुत ऊंचे ऊंचे सपने नहीं हैं, जहाज के सपने वो नहीं देखते हैं। वो सपने तो सिर्फ देखते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इससे ज़्यादा उन बेचारों की बुक्कत नहीं है, वो इससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उम्मीद करते हुए कि भगवान आपको ऐसे पॉवर्टी सर्कल में तो कभी ना रखे, किसी भी इंसान को ना रखे, इस उम्मीद के साथ। ये सेंसिटिविटी का चैप्टर है, जहां हम बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, गरीबी को फील करवा करके, गरीबी के बारे में पढ़ा करके, और बच्चों में एक ऐसी उम्मीद जगा करके कि वो परिश्रम करके
और उज्जवल भविष्य बनाएं। धन्यवाद।